हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ज्योग्राफी क्लास। आज हम बात करते हैं आंतरिक शक्तियों के अंतर्गत ही आकस्मिक आंतरिक शक्ति का एक उदाहरण भूकंप के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास के अंतर्गत पृथ्वी की हलचलों में जो हम आंतरिक और बाह्य शक्तियों के बारे में बात कर रहे थे, उसमें से हम लोगों ने आंतरिक शक्तियों में दीर्घकालीन आंतरिक शक्तियों के बारे में विस्तार से चर्चा की है और आकस्मिक आंतरिक शक्तियों के अंतर्गत हम ज्वालामुखी के बारे में विस्तार से यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं। अब आकस्मिक आंतरिक शक्ति के अंतर्गत ही भूकंपीय घटना भी शामिल होती है, जिसके बारे में हम आज विस्तार से यहाँ पर जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी होता है कि हम भूकंप का अर्थ क्या समझते हैं। कि भूकंप का अर्थ सामान्य रूप में यदि हम कहें तो उसका अर्थ होता है धरातल में होने वाले कंपन से, अर्थात किसी भी कारण से, चाहे वो आंतरिक शक्तियों के कारण हो चाहे वो बाह्य शक्तियों के कारण हो, उसके कारण यदि धरातल के किसी भी भाग में कोई कंपन उत्पन्न होता है तो उस कंपन को ही हम भूकंप के नाम से जानते हैं। ये जो कंपन है, चूंकि विस्तृत तौर पर या यूं कहें अधिक परिमाण के रूप में आंतरिक शक्तियों के कारण से ही हमें अनुभव होता है, इसलिए सामान्य तौर पर हम भूकंप का अर्थ आंतरिक शक्तियों के कारण से धरातल पर होने वाले कंपन से ही लेते हैं। लेकिन यदि हम भूगोल के विषय के अंतर्गत बात करते हैं तो भूकंप के अंतर्गत हम बाह्य या आंतरिक दोनों शक्तियों के कारण से धरातल पर उत्पन्न होने वाले कंपन को ही भूकंप के नाम से जानते हैं। क्योंकि आंतरिक शक्तियां अधिक प्रभावी होती हैं, जिनका प्रभाव हमें विशेष तौर पर दिखाई देता है, इसलिए हम भूकंपीय घटना के अंतर्गत आंतरिक शक्ति के बारे में ही विस्तार से चर्चा यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले हम ये बात पृथ्वी की आंतरिक संरचना विषय के अंतर्गत जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि भूकंप की उत्पत्ति धरातल के आंतरिक भाग में जिस स्थान से होती है उस स्थान को हम फोकस अर्थात भूकंप मूल के नाम से जानते हैं। वहीं जहां पर भूकंपीय लहरें सबसे पहले आकर के पहुंचती हैं उस स्थान को हम एपिसेंटर अर्थात अधिकेंद्र के नाम से जानते हैं। और यहां भूकंपीय घटना के अंतर्गत तीन प्रकार की जो तरंगे हैं वो निकलती हैं, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे इसके अंतर्गत से निकलती हैं। अब ये जो भूकंपीय घटना घटित होती है, ये किस कारण से घटित होती है उस पर हम अब आज चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो कारण आता है वो आता है वोल्केनिज्म अर्थात ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत हम लोगों ने ये जाना, यहाँ पर डायग्राम से भी स्पष्ट है कि ये जो ज्वालामुखी क्रिया है, इस ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत जब आंतरिक भाग से मैग्मा बाहर की ओर निकलता है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आंतरिक भाग से ये मैग्मा बाहर निकलने की ओर प्रयास करता है, या इन क्षेत्रों के अंदर जहां पर प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं वहां पर भी आंतरिक भाग से मैग्मा बाहर निकलने का प्रयास करता है, तो इस प्रयास में वो धरातल पर टक्कर मारता है, धरातल को धक्के लगाता है, जिसके कारण से कंपन आते हैं। तो ये एक बात स्वाभाविक है कि जितने भी केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी हैं, सामान्यतः वो सभी क्षेत्र भूकंपीय क्षेत्र होते हैं, क्योंकि ज्वालामुखी घटना के ठीक पहले की घटना भूकंपीय घटना के रूप में मानी जाती है। हाँ, दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी में भूकंपीय घटना हो ऐसा आवश्यक नहीं होता है, किंतु केंद्रीय उद्गार वाले जो ज्वालामुखी हैं उन ज्वालामुखियों के अंतर्गत भूकंपीय घटना एक प्रकार से आवश्यक है, उसके ठीक पहले की घटना के रूप में जानी जाती है। और जैसे ये धरातल को तोड़ करके मैग्मा बाहर निकल जाता है तो उस प्रक्रिया को हम ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। तो पहला जो कारण आता है वो आता है वोल्केनिज्म अर्थात संक्षिप्त में हम यूं समझे इसके अंतर्गत कि ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत जब लावा, गैस और अन्य जो विखंडित पदार्थ हैं, ये जब बाहर निकलने के लिए धरातल पर धक्के लगाती हैं तो उसके कारण से कंपन उत्पन्न होता है अर्थात भूकंप आता है। या फिर ज्वालामुखी विस्फोट के समय पर भी जब भयंकर रूप में विस्फोट होता है, वल्केनो या पीलियन तुल्य ज्वालामुखी के अंदर जब भयंकर विस्फोट होता है तो उस विस्फोट की तीव्रता के कारण से भी कंपन उत्पन्न होता है। दूसरा जो कारण माना जाता है वो आता है आइसोस्टेटिक एडजस्टमेंट, यानी कि भूगर्भिक जो संतुलन की प्रक्रिया है उसके अंतर्गत होने वाली घटना। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि हमने देखा कि धरातल पर विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटित होती रहती हैं,
तनाव और संपीड़न की क्रियाएं लगातार जारी रहती हैं। तो तनाव की क्रिया हो या संपीड़न की क्रिया हो, उन सभी घटनाओं के अंतर्गत हमें भूकंप की उत्पत्ति दिखाई देती है, चाहे वो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएं या एक दूसरे के निकट आएं या एक दूसरे के अगल बगल खिसकती हैं, उस स्थिति में भी धरातल पर कंपन उत्पन्न होता है। यहाँ पर इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इन दोनों जगहों पर ये प्लेटें एक दूसरे से अगल बगल खिसक रही है, तब भी भूकंपीय घटना उत्पन्न होती है। वहीं या फिर यदि कोई धरातलीय भाग नीचे की ओर धंस जाता है या कोई धरातलीय भाग ऊपर की ओर उठता है, उस स्थिति में भी भूकंपीय घटना उत्पन्न होती है। तो ये जो समस्थितिक समायोजन की जो प्रक्रिया है, इसके कारण से भी भूकंप आते हैं, ये बात हमें स्पष्ट जाननी चाहिए। तीसरा जो बात आती है वो आती है इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी, अर्थात प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है ये प्रोफेसर H.F. रीड के द्वारा दिया गया था। उन्होंने ये बतलाया कि धरातलीय भागों में, आंतरिक भागों में जो चट्टानें होती हैं, ये चट्टानें रबड़ की भांति लचीली होती हैं। इन रबड़ की भांति लचीली होने पर इस डायग्राम के अंतर्गत हम इसको स्पष्ट तौर पर समझें कि ये आंतरिक भाग की चट्टानें हैं जो कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ये आंतरिक भाग की चट्टानें तनाव या संपीड़न की क्रिया होती है, तो उसके कारण से ये इनके अंतर्गत धीरे धीरे प्रसार हो रहा है। जैसे यहाँ पर हम देखें तो इस क्रिया के कारण से इन चट्टानी भागों के अंतर्गत हमें प्रसार होता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये एक दूसरे से धीरे धीरे दूर हट रही है। ये लगातार दूर हटती हुई चली जाती हैं, लेकिन ऐसा एक सीमा तक ही होता है। जिस प्रकार से हम रबड़ की बात अगर हम करते हैं, इलास्टिक की बात हम करते हैं, तो उसके दोनों सिरों को पकड़ के जब हम खींचते हैं तो उसके अंदर धीरे धीरे प्रसार होता है, लेकिन प्रसार एक सीमा तक ही होता है। जब हम उस सीमा तक पहुंच जाते हैं और यदि उसके बाद भी तनाव या संपीड़न जारी रहता है, तो उस स्थिति के अंदर वो जो इलास्टिक होता है वो टूट जाता है, और टूटते ही वापस से इलास्टिक अपनी पहले वाली अवस्था के अंतर्गत तुरंत आ जाता है। तो उस एकदम से जो घटना घटित होती है जिसमें चट्टानों के अंदर प्रसार होता है और टूटने के बाद एकदम पुनः उनके अंदर संकुचन उत्पन्न होता है, तो उसके कारण से धरातल पर कंपन उत्पन्न होते हैं। तो ये बात हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि जैसे ये दोनों चट्टानी भाग एक दूसरे से दूर हट रहे हैं और जैसे ही ये ब्रेक होता है उस समय पर यहाँ पर कंपन आते हैं। तो ये एक उदाहरण हमने यहाँ पर पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के रूप में यहाँ पर ले रखा है। तो इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी भी यही बात कहती है कि चट्टानों के अंदर जो प्रसार होता है और प्रसार के कारण से जब वो चट्टानें टूट जाती हैं तो उनमें जो पुनः संकुचन होता है, उस प्रक्रिया के कारण धरातल पर कंपन उत्पन्न होते हैं। चौथा कारण आता है अन्य कारण। अन्य कारणों के अंतर्गत हम जब ये देखते हैं कि जो धरातल पर बहता हुआ जल है ये रिसता हुआ आंतरिक भाग में अधिक गहराई तक पहुंच जाता है, और अधिक गहराई पर पहुंच करके ये ताप के प्रभाव से वाष्प में परिवर्तित होता है, और ये वाष्प चूंकि इसकी वाष्प की प्रवृत्ति ऊपर उठने की होती है, तो ये ऊपर उठ करके धरातल को धक्के लगाती हैं। तो इस प्रक्रिया के कारण से भी कंपन उत्पन्न होते हैं। तो ये भूकंपीय घटना के कारण में यदि हम बात करें तो पहला कारण आता है वो है ज्वालामुखी क्रिया, वोल्केनिज्म। सेकंड जो रीजन होता है इसका वो है आइसोस्टेटिक एडजस्टमेंट, समस्थिति समायोजन। तीसरा जो कारण बतलाया गया है वो है इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी, और चौथा है अन्य कारणों के अंतर्गत जैसे कि भूगर्भ के अंतर्गत जल का प्रवेश। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो भूकंप होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। यदि हम बात करें तो भूकंप को कुछ पैरामीटर के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे सबसे पहला पैरामीटर तो हमने यहाँ पर लिया है वो है स्थिति के आधार पर कि भूकंपीय घटनाएं कहां पर घटित हुई है। यदि भूकंपीय घटनाएं जलीय भागों में घटित होती है तो उसे हम जलीय भूकंप के रूप में जानते हैं, और यदि धरातल पर घटित होती है तो उसे हम स्थलीय भूकंप कहते हैं। अर्थात भूकंपीय घटना कहां पर घटित हुई है, स्थिति के आधार पर भूकंप का वर्गीकरण किया जाता है। वहीं दूसरा ये है कि भूकंप जो केंद्र है, मूल जो है, फोकस जो है, उसकी गहराई कितनी है, उस आधार पर हम इसे तीन भागों के अंतर्गत बांटते हैं। शैलो अर्थक्वेक जिनकी जो फोकस की डेप्थ होती है वो 60 किलोमीटर से कम होती है तो उसे हम शैलो अर्थक्वेक के रूप में जानते हैं। मध्यम भूकंप इंटरमीडिएट अर्थक्वेक के अंतर्गत जिनमें फोकस की गहराई 60 से 300 किलोमीटर होती है उसे हम मध्यम भूकंप कहते हैं। और जो डीप अर्थक्वेक अर्थात गहरे भूकंप वो होते हैं जिनमें फोकस की गहराई 300 किलोमीटर से अधिक होती है, उन्हें हम
डीप अर्थक्वेक के रूप में जानते हैं। अर्थात फोकस की गहराई के आधार पर भूकंप को 3 भागों में बांटा गया है, शैलो, इंटरमीडिएट और डीप, अर्थात उथले भूकंप, मध्य भूकंप और गहरे भूकंप। इसी के साथ साथ किस कारण से भूकंप की उत्पत्ति हुई है, उस आधार पर भी भूकंप को अलग अलग प्रकारों में बांटा जाता है। विवर्तनिकी कारणों से आने वाले भूकंपों को हम टेक्टोनिक अर्थक्वेक कहते हैं। ज्वालामुखी घटना के कारण से आने वालों को हम वोल्केनिक अर्थक्वेक कहते हैं। जब ज्वालामुखी विस्फोट के कारण से जो होते हैं उनको हम एक्सप्लोजिव अर्थक्वेक के नाम से जानते हैं, और जब कोई भाग टकरा करके हटते हैं तो उसे हम कोलैप्स अर्थक्वेक के नाम से जानते हैं। तो ये भूकंपीय के प्रकार हैं, चाहे वो हम स्थिति के आधार पर कहें, चाहे भूकंप केंद्र की गहराई के आधार पर कहें, या फिर उत्पत्ति के कारणों के आधार पर कहें, उस आधार पर भूकंप को इन विभिन्न प्रकारों के अंतर्गत बांटा गया है। अब उसके बाद बात हम करते हैं कि भूकंपों का विश्व वितरण किस प्रकार से है। तो ये सामान्यतः यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर शो हो रहा है कि जो भाग हमें दिखाई देते हैं, ये 4 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर भूकंपीय घटनाओं अधिक घटित होती हुई दिखाई देती है। उनके अंदर सबसे पहली बात हम करते हैं, तो ये जो क्षेत्र हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं परिप्रशांत महासागरीय क्षेत्र। ये जो पूरा का पूरा परिप्रशांत महासागरीय क्षेत्र है, चूंकि ये 5 रिंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहलाता है, और यहाँ पर ही भूकंपीय घटनाएं सर्वाधिक घटित होती हैं, क्योंकि ये क्षेत्र अपसरण का क्षेत्र है, अभिसरण का क्षेत्र होने के कारण से यहाँ पर विवर्तनिकी घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। इसके कारण से यहाँ पर भूकंपीय घटना भी अधिक घटित होती है। तो पहला जो क्षेत्र है इसका वो है परिप्रशांत महासागरीय प्लेट। दूसरा जो प्रमुख क्षेत्र आता है वो आता है इसका मध्य महाद्वीपीय बेल्ट, जो मिड कॉन्टिनेंट बेल्ट के रूप में है। ये इसके अंतर्गत भूमध्य सागर से लेकर के आल्प्स और हिमालय पर्वतमाला से लेकर के ये जो दक्षिण पूर्वी एशिया तक का जो भाग है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल है। ये भी टेक्टोनिक मूवमेंट का क्षेत्र है, प्लेटों में अपसरण और अभिसरण का क्षेत्र है, जिसके कारण से यहाँ पर भी भूकंपीय घटनाएं अधिक घटित होती हैं। तीसरा जो क्षेत्र आता है इसका वो आता है पूर्वी अफ्रीकन क्षेत्र। ईस्टर्न अफ्रीकन बेल्ट जो है ये इसका भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहां पर भी हमें भूकंपीय घटनाएं घटित होती हुई दिखाई देती हैं। चौथा जो इसका क्षेत्र आता है वो है मध्य अटलांटिक कटक क्षेत्र, जहां पर कटकों के सहारे जो विस्तार हो रहा है उसके कारण से भी यहाँ पर भूकंपीय घटनाएं हमें घटित होती हुई दिखाई देती है। तो इस प्रकार से हमने आज के इस क्लास के अंतर्गत कि भूकंप क्या होते हैं इनके बारे में जानकारी प्राप्त की, भूकंपीय घटनाएं किन कारणों से जन्म लेती हैं उस पर हम लोगों ने चर्चा की है। उसके साथ साथ भूकंप को किन आधारों पर कितने प्रकारों में बांटा जाता है इस पर भी हमने प्रकाश डाला है, और उसके साथ साथ भूकंपों का जो वितरण है इसके बारे में भी हम लोगों ने जानकारी यहाँ पर प्राप्त की है। तो इस प्रकार से हमने आंतरिक शक्तियों के अंतर्गत आकस्मिक जो आंतरिक शक्तियां हैं, ज्वालामुखी और भूकंप, उन पर हमने विस्तार से जानकारी प्राप्त की है, और इसी प्रकार हम अन्य विषयों पर भी लगातार जानकारी प्राप्त करते रहेंगे हमारे विषय के अनुसार। तो आप इसी प्रकार हमारे साथ कंटिन्यू रहिए। थैंक यू वेरी मच।